विमेंस बिग बैश लीग 2025-26 का ये सीजन, जिसमें आज का ये चौथा मैच इस पूरे टूर्नामेंट का मेलबर्न स्टार और एडिलेड स्ट्राइकर के बीच में, जब मेलबर्न स्टार के अपने होम ग्राउंड पर यानी कि जंक्शन ओवल मेलबर्न के मैदान पर यह मैच खेला जाएगा। और डेट अगर हम बात करें तो होगी 10 नवंबर की 9:40 पर सुबह भारत के समय के हिसाब से मैच स्टार्ट होगा। लेकिन वहां की लोकल टाइम के हिसाब से इसी में आप 5.5 घंटे और ऐड कर दीजिए, मतलब शाम को 3:10 पर। और टेक्निकली एक दिन का T20 मुकाबला जब ये खेला जाएगा, सेम उसी मैदान पर जिसका आपको मैंने नाम लेकर के बताया, जंक्शन ओवल मेलबर्न का वो मैदान जो फेमस है अपने उस तरीके की नेचर के लिए, जहां पर अगर हम बात करें तो गेंद जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है, बल्ले पर फंस करके थोड़ा सा आती है, तो कभी भी यहां पर चेज करना, इवन पहली इनिंग में भी बैटिंग करना पुरानी गेंद से उतना आसान रहा है नहीं। और अगर जाकर के पिछले 4 मुकाबलों के स्कोर कार्ड अगर आप देखें तो 2 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम और 2 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीमें यहां पर मैचेस जीती हैं। और जनरली होता यही है, जिस टीम ने बेहतर बॉलिंग कर दी वही आज के इस मैच में भी जीतती हुई आपको दिखाई पड़ेगी, इसके पहले दिखाई पड़ती रही भी है। और इन चारों मैचेस में अगर आप स्कोर कार्ड का पैटर्न देखें तो जनरली अगर आप पावर प्ले में देखें तो 4 ओवर का ही पावर प्ले वहां पर होता है। तो 30 रन पे 2 विकेटें गिरी हैं इस मैच के अंदर, जहां पर टोटल 133 रन ही बने हैं। सिडनी थंडर की टीम यहां पर 133 के स्कोर पर ऑल आउट हो गई है। 6 विकेटें पेस और 4 विकेटें स्पिन ने ली हैं। और चूंकि 133 जैसा एक स्कोर था तो रेनेगेड्स की टीम ने काफी संभल करके बैटिंग करी है। पहले 4 ओवर में केवल 22 रन बनाए, विकेट गंवाया नहीं, और उसके बाद केवल 1 विकेट गंवा करके 137 रन बना करके उस मैच को जीत लिया। और यही एक फार्मूला इस मैदान पर मैचेस को जीतने का होता है कि अगर आपने बढ़िया बैटिंग कर ली, बढ़िया बॉलिंग कर ली, तो अगर पहले पहले बढ़िया बैटिंग करिए तो उतना स्कोर आप खड़ा कर देंगे कि स्कोर को डिफेंड कर पाएंगे। बॉलिंग बढ़िया कर दी तो सामने वाली टीम को उस स्कोर पर रोक देंगे कि उस स्कोर को बड़ी कंफर्टेबली आप चेज करके मुकाबले को जीत पाएं। सिमिलरली अगर आप देखो तो 122 का स्कोर भी यहां पर चेज हुआ है, लेकिन यहां पर 104 रन बने हैं जो 1 विकेट के नुकसान पर ना, ये डकवर्थ लुईस के हिसाब से बाद में फाइनलाइज हुआ था। 104 का जो टारगेट मिला था, जो कि बारिश से प्रभावित यह मैच था, तो यहां पर सिडनी सिक्सर की टीम हार गई थी अगर आप देखें। और इसके बाद अगर हम बात करें तो 9 नवंबर का यह मैच 2024 को यह भी दिन का ही मैच था। तो ये भी देखिएगा, ये चारों मुकाबले दिन के ही रहे हैं। और इस मैच में भी रेनेगेड्स की टीम ने 146 रन बनाए थे 6 विकेट के नुकसान पर। फिर मेलबर्न स्टार की टीम ने 131 रन बनाए 9 विकेट के नुकसान पर। फिर यहां पर एडिलेड स्ट्राइकर की टीम ने 157 रन बनाए, और ये स्कोर भी रेनेगेड्स ने चेज कर दिया था, जिसमें इनके पावर प्ले में ही 3 विकेटें गिर जरूर गई थी, लेकिन फिर भी बढ़िया शानदार बैटिंग करते 158 रन बना करके 8 विकेट पर उस मैच को 2 विकेट से जीता। लेकिन ये तो जो फैक्टर्स हैं इस पिच के बारे में, वो तो आपने देखा और जाना कि यहां पर बहुत ज्यादा रन बनते हैं नहीं, कभी कभार किसी किसी मैच को छोड़ करके। ओवरऑल इन 4 मैच में देखेंगे तो 24 विकेटें स्पिन को, 18 विकेटें पेस को भी मिली हैं, यानी कि दोनों तरीके के बॉलर्स यहां पर इंपॉर्टेंट हैं। और उसमें इनिंग के बेसिस पर भी फॉल ऑफ विकेट्स अगर आप देखें तो सेकंड इनिंग में स्पिनर्स और हैवीली गेम में आती है। लेकिन आज के इस मैच में ये सारे एस्पेक्ट्स देखने के साथ साथ वेदर भी एक बड़ा रोल प्ले करेगा, क्योंकि आज जब यह मैच स्टार्ट होने वाला होगा 3:10 पर वहां की लोकल टाइम के हिसाब से, तो आसमान पर बादल भी रहेंगे और 10 से 20% चांसेस वहां पर बारिश के भी हैं। तो हो सकता है कि इस मैच में बाधा पड़े, हो सकता है कि मैच कंप्लीट हो भी जाए, या यह भी हो सकता है कि मैच अबेंडन ही हो जाए। लेकिन फिर भी जो बारिश का एक या आसमान पर बादल होने का एक जो फैक्टर है, वो किसी भी टीम को टॉस जीत करके पहले फील्डिंग करने को प्रेरित करेगा। और जो भी टीम पहले बैटिंग करेगी उसको एक छोटे से छोटे स्कोर पर आउट करने की कोशिश कोई भी टीम करेगी टॉस जीतने के बाद। तो जो भी अपडेट होगा टॉस के बाद का, अभी तो मैंने आपको वेदर के बारे में, पिच के बारे में बता दिया, लेकिन उस टाइम पर जो भी वेदर का अपडेट होगा, पिच के बारे में जो जानकारी होगी, ड्रॉप इन पिच है या किस तरीके की पिच है, उसका नेचर कैसा दिख रहा है, वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर बताऊंगा। अपनी फाइनल टीम भी एक दूंगा, तो जाकर के टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर देखने को मिल जाएगा। तो जाकर के सिंपली डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए गए लिंक को क्लिक करके टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करिए, एक्टिव रहिए। और फिलहाल देखिए, ये प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर मोस्ट प्रोबेबली आज के इस मैच में खेलती हुई दिखाई पड़ सकती है मेलबर्न स्टार्स की टीम की तरफ से, जो कि अपने होम ग्राउंड पर उतरेगी खेलने के लिए, जहां पर मैग लैनिंग एक बहुत ही लेजेंडरी क्रिकेटर है। अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया विमेंस टीम की, ओपन करते दिखाई पड़ेंगी यंग रीस मैकेना के साथ, दोनों के दोनों राइट हैंडेड बैटर हैं। रीस मैकेना कभी कभार अगर हम देखें पार्ट टाइमर के तौर पर राइट आर्म मीडियम पेस बॉलिंग करती हैं, हालांकि WBBL में मुझे नहीं लगता कि इनको मौका मिलेगा बॉलिंग करने का। इसके बाद है इनेस मैकियोन, उसके बाद है एक बड़ी खिलाड़ी मारियान काप, जो कि ऑलराउंडर ही है, बैटिंग बॉलिंग दोनों करेंगी। एनाबेल सदरलैंड को भी आप जानते ही हैं, उसी तरीके का रोल इनका भी होगा। डैनी गिब्सन भी राइट हैंडेड बैटर होने के साथ साथ राइट आर्म मीडियम पेस बॉलर भी हैं, और कभी कभार ही बॉलिंग यहां पर करेंगी 1 से 2 ओवर या जरूरत पड़ने पर 3 ओवर। और उसके बाद आती है विकेट कीपर बैटर एमी जोन्स, और उसके बाद आती हैं सासा मलोनी। ये भी एक बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, लेकिन बॉलिंग ये पूरा करेंगी कि नहीं करेंगी इसके बारे में आप कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन किम गार्थ हो गई, सोफी डे हो गए और मेजी गिब्सन हो गई, जिसमें एक राइट आर्म फास्ट मीडियम, एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, एक लेग स्पिन बॉलर हैं। ये तीनों आपको प्रॉपर पूरे 4-4 ओवर की बॉलिंग करते दिखाई पड़ेंगी। और उसमें मारियान काप और एनाबेल सदरलैंड को भी आप ऐड कर लीजिए, यानी कि ये
इनकी 5 मेन बॉलर है, जिसमें मारियन काप हो गई, एनाबे सदरलैंड हो गई और किम गार्थ हो गई। ये शुरुआती पावर प्ले में भी बॉलिंग करते दिखाई पड़ेंगी, डेथ में भी बॉलिंग करते दिखाई पड़ेंगी, स्पिनर्स आपको जनरली मिडिल ओवर्स में बॉलिंग करते दिखाई पड़ेंगी। तो ये 5 मेन बॉलर हैं। बाकी जो पार्ट टाइमर्स हैं उनके बारे में भी बता दिया, और बाकी ये 3 इनकी बेंच की नाम है, जिसमें जॉर्जिया प्रेस्टविज भी एक ऐसी प्लेयर हैं जो प्लेइंग 11 में खेल भी सकती हैं। किसकी जगह पर, ये तो हमको टॉस के बाद पता चलेगा। और बाकी आगे बढ़ते हुए करियर का डेटा देखें, जो कि बहुत जरूरी है। बहुत सारी प्लेयर्स अननोन होंगी, तो वो सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने है कि कैसा टी20 करियर रहा है इन सभी मेलबर्न स्टार्स की प्लेयर का। मैग लैनिंग को जनरली सभी जानते हैं, 143 मैच में 4538 रन है, 36 का शानदार बैटिंग एवरेज है, जो कि दोनों इनिंग्स में लगभग सिमिलर सा है। और उसी तरह से रीस मैकेना और इनेस मैकियोन, जो 2 अननोन टाइप की प्लेयर हैं, जिसमें रीस मैकेना का आपको ने कहा भी था पार्ट टाइम बॉलिंग भी करती हैं, 28 में 12 विकेटें भी हैं, 246 रन भी हैं, लेकिन बैटिंग एवरेज केवल 12 का है। और उसके बाद इनेस मैकियोन का बैटिंग एवरेज केवल 17 है, जो कि इनिंग के हिसाब से भी आप देख सकते हैं। और उसके बाद मारियन काप हो गए, सदरलैंड हो गए, डैनी गिब्सन के 67 मैच में 55 विकेटें भी हैं, 962 रन भी, और जिस नंबर पर बैटिंग करने आती हैं उस तरह से काफी ठीक आंकड़े हैं। बॉलिंग भी चूंकि कभी कभार करती हैं, तो भी उस हिसाब से नंबर्स काफी बढ़िया हैं। लेकिन मारियन काप सदरलैंड के बारे में कुछ भी कहने की मुझे जरूरत है नहीं, नंबर्स ही सब कुछ कहते हैं, और बेसिकली आप जानते भी होंगे। और उसमें आती है विकेट कीपर बैटर एमी जोन्स। नंबर्स तो ओवरऑल काफी अच्छे हैं जिस नंबर पर बैटिंग करने आती हैं। हो सकता है कि इनको प्रमोशन भी मिले बैटिंग ऑर्डर में। रिसेंट टाइम पर इंग्लैंड के लिए भी ये ओपन करने आ रही है लगातार, तो अगर ऐसा होता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बैटिंग ऑप्शन बन जाएंगी। और बाकी सासा मोलोनी, जैसा मैंने को कहा कि ये पूरे ओवर करेंगी या नहीं, या एक भी ओवर करेंगी या नहीं, कुछ नहीं पता। वो यहीं पर आपको समझ में आ जाएगा कि 71 मैच में केवल 47 विकेटें हैं, तो इससे क्लियर हो जाएगा। तो ये जो सारे डेटा बेस होते हैं ना, ये काफी सारी चीजें आपको इशारों में समझा भी देते हैं। बाकी किम गार्थ के 109 मैच में 103 विकेटें हैं, सोफी डे के 62 मैच में 68 विकेटें हैं, मैजी गिब्सन के 81 मैच में 76 विकेटें हैं, जॉर्जिया प्रेस्टविच के भी 61 मैच में केवल 46 विकेट है। इसका भी एक रीजन है कि हर मैच में बॉलिंग करती नहीं, इवन पिछले सीजन में तो इनसे बॉलिंग ही नहीं कराया जा रहा था, कभी कभार 1-2 ओवर कर रही थी। तो इस तरीके से हर एक प्लेयर का डेटा, इनिंग की बेसिस पर उसकी एनालिसिस, जिसमें बॉलर्स का स्ट्राइक रेट रहेगा इनिंग के हिसाब से, बैटर्स का बैटिंग एवरेज है। अब स्ट्राइक रेट का मतलब ये होता है कि किसी एक बॉलर को, जैसे फॉर एग्जांपल हम सोफी डे की बात करें, 62 मैच में 68 विकेटें हैं, तो जितनी भी बार इन्होंने पहली इनिंग में बॉलिंग करी है, जितनी विकेटें इन्होंने चटकाई हैं उन बॉलिंग के दौरान, जितनी गेंदें फेंक करके डिवाइड करेंगे तो 15 की हर 15वीं गेंद पर 1 विकेट मिली है, सेकंड इनिंग में 18वीं गेंद पर, ये वो चीज बताता है। तो ये सारा जो करियर का डेटा है मेलबर्न स्टार्स की प्लेयर का, उम्मीद करूंगा चीजें आपको ने काफी अच्छे से सब समझा दी हैं। नेक्स्ट वाली जो टीम है उसका भी ऐसा ही डेटा मिलेगा, उस टाइम पर आपको मैं ये चीजें रिपीट नहीं करूंगा, तो इसी को ध्यान से देख करके समझ लीजिएगा। बाकी रिसेंट फॉर्म में जरूर हमें डिस्कस करूंगा डिटेल में, जहां पर सबसे पहले मेलबर्न स्टार्स की हम जो की बात कर रहे हैं तो इन्हीं की बात कर भी लेते हैं। जहां पर मैग लैनिंग का रिसेंट फॉर्म अगर आप देखें ना, जब से इन्होंने इंटरनेशनल करियर छोड़ा है, बेसिकली संन्यास जब से इन्होंने लिया है, वो कंसिस्टेंसी कभी देखने को नहीं मिली है इनकी बैटिंग में, जो कि इनके पिछले 8-10 मैचेस के स्कोर्स में देखने को मिलेंगे, जहां पर ये 2 रन, ये 2 इनिंग्स या ये 2 इनिंग्स आप कुछ हद तक कह सकते हैं बेहतर है, और बाकी 6-7 इनिंग्स में फेल हुई हैं। और उसके बाद आती हैं रीस मैकेना और इनेस मैकियोन। काफी हद तक इनके करियर नहीं, आपको काफी इशारा कर दिया था कि स्मॉल लीग के पर्सपेक्टिव में अगर मैं बात करूं तो ये दोनों कुछ खास अच्छी ऑप्शन है नहीं। इवन ग्रैंड लीग की भी टीमें अगर आप बना रहे हैं, मल्टीपल टीमें बना रहे हैं, तो उसमें भी किसी, अगर मान लीजिए 10 टीम बना रहे हैं, 6 टीम बना रहे हैं, तो 6 में से किसी एक टीम में रीस मैकेना को, किसी एक टीम में इनेस मैकियोन को, और रीस मैकेना को तो सिर्फ इस वजह से ज्यादा प्रेफरेंस आप दे सकते हैं क्योंकि शायद ये बॉलिंग भी कर जाए। बाकी इसके बाद आती है मारियन काप, सदरलैंड और डैनी गिब्सन, जिसमें से मारियन काप को भी और एनाबे सदरलैंड को भी मैं तो सीधे आंख मूंदूंगा और टीम में ले लूंगा सीधे सीधे। पूरे 4-4 ओवर की बॉलिंग, बैटिंग में भी बड़ा रोल, और हो सकता है कि और भी ऊपर प्रमोट होकर के आए बैटिंग ऑर्डर में, तो इन दोनों को तो सीधे टीम में रखना है बिना किसी डाउट के। और अगर आप मल्टीपल टीमें बना रहे हैं, तो अगर मान लीजिए 6 टीम बना रहे हैं, तो किसी एक टीम में सदरलैंड को, किसी एक टीम में मारियन काप को, इससे ज्यादा रिस्क आपको नहीं लेना है ड्रॉप करने का। बाकी डैनी गिब्सन भी एक निश्चित तौर पर ट्रम्प ऑप्शन है। ये उस तरीके के प्लेयर है जिनको स्मॉल लीग में आपको रिस्क लेकर के ले जाना पड़ेगा। रिसेंट टाइम में इनको भी इंजरी इश्यूज रहे हैं, इस वजह से अगर आप इनके रिसेंट फॉर्म में देखेंगे ना, तो बल्लेबाजी के आंकड़े हैं, बॉलिंग के आंकड़े आपको देखने को नहीं मिलेंगे। बॉलिंग बहुत कम कर रही है रिसेंट टाइम में। और बाकी एमी जोन्स, जैसा मैंने आपको कहा था कि अगर ये प्रमोट होती हैं तो ही एक बेहतर ऑप्शन है। और यहाँ पर एक चीज गड़बड़ी हुई है, बेसिकली एमी जोन्स का ये डेटा है, ये यहाँ पर अगर आप देखें डैनी गिब्सन का ये डेटा है, तो ऊपर नीचे हो गया, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। तो डैनी गिब्सन निश्चित तौर पर यहाँ पर चूंकि कम बॉल करेंगी, इस वजह से वो फ्रीली अपन को टीम में लेके जा नहीं सकते, थोड़ा सा रिस्क आपको लेना पड़ेगा। लेकिन एमी जोन्स अगर विकेट कीपिंग बैटर के तौर पर ऊपर आती है बैटिंग करने, तो एक शानदार ऑप्शन हमेशा रहेंगी। बाकी सासा मोलोनी का आपको मैं बता चुका कि रेगुलरली बॉलिंग करती नहीं है, लेकिन एक बैटिंग भी ऑप्शन प्रोवाइड करवाती है। लेकिन WBBL में अगर आप देखें ना, तो यहाँ पर लगातार बॉलिंग के भी नंबर्स मिलेंगे और अच्छे खासे नंबर्स मिलेंगे। लेकिन ये जो चीजें हैं ना, जो अभी विमेंस T20 चैलेंजर्स कप हुआ था ऑस्ट्रेलिया में ही, WBBL के पहले होता है, तो वहां के नंबर्स हैं,
तो वहां पर तो रेगुलर बॉलिंग कर रही थी, यहां पर नहीं करेंगी। ये चीज आपको मैं क्लियर कर रहा हूं। बाकी किम गार्थ हो गई, सोफी डे हो गई, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉलिंग ऑप्शन है। हालांकि उसमें सोफी डे का फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा, लेकिन स्टिल इनको सीधे आप अपनी टीम में लेके जा सकते हैं। मेजी गिब्सन एक ट्रम्प ऑप्शन ही होंगी, क्योंकि ये एक लेग स्पिन बॉलर के तौर पर इनका फॉर्म भी उतना अच्छा नहीं है और रेगुलर हो सकता है पूरे 4 ओवर करे भी ना, तो इनके साथ ये भी एक डाउट होता है। तो इस टीम की तरफ से अगर मैं सीधे सीधे कहूं तो सोफी डे, किम गार्थ, एनापा सदरलैंड और मारियन कैप 4 बेस्ट ऑप्शंस हैं जिनको सीधे टीम में आप लेके जा सकते हैं। मेग लैनिंग को भी आप उसी कैटेगरी में लेके जा सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि अगर आप स्मॉल लीग की टीम बना रहे हैं तब तो मेग लैनिंग को रखिए, या थोड़ा सा अगर आप रिस्क लेकर के जा रहे हैं तो मेग लैनिंग की जहां पर आप डैनी गिब्सन को भी ट्राई कर सकते हैं या मेजी गिब्सन को भी ट्राई कर सकते हैं। जितना ज्यादा आप रिस्क लेना चाहें उतना ले सकते हैं, डैनी गिब्सन या मेजी गिब्सन के साथ मेग लैनिंग की जगह पर। लेकिन पूरी तरह से सेफ जाना चाहते हैं तो मेग लैनिंग को लेकर के जाइए। और बाकी जो प्लेयर बची हुई हैं उनके बारे में आपको बता दिया कि कौन सी प्लेयर ट्रम्प होगी, कौन सी प्लेयर को कितनी ज्यादा प्रेफरेंस देनी है, या कौन सी बेंच की भी प्लेयर है उनका क्या रोल रहता है। ये तो आपको मैंने प्लेइंग 11 के टाइम पर ही समझा दिया। बाकी हेड टू हेड के भी कुछ आंकड़े देख करके चीजें आप क्लियर कर लें तो यहां पर आपको दिखाई पड़ेगा कि मेग लैनिंग ने 14 मैच में 484 रन बनाए हैं एडिलेड स्ट्राइकर के खिलाफ। 40 का धमाकेदार एवरेज है, जो पहली इनिंग में 44 का, सेकंड इनिंग में 36। तो इस टीम के खिलाफ तो कम से कम बहुत ही बेहतर खेली हैं। रीस मैकेना, इनियस मैक्योन का आंकड़ा, जिसमें इनियस मैक्योन ने एक ही मैच खेला 30 रन बनाए हैं, रीस मैकेना के आंकड़े तो बहुत ही खराब हैं। बाकी मारियन कप के 12 मैच 163 रन 15 विकेटें हैं, सदरलैंड के 11 मैच 145 रन 13 विकेट। और इन दोनों के बारे में आपको मैंने बताया भी था कि आंकड़े देखने की जरूरत एक्चुअली है नहीं। डैनी गिब्सन इस टीम के खिलाफ पहली बार खेलेंगी। एमी जोन्स के आंकड़े एक्चुअली बहुत अच्छे हैं इस टीम के खिलाफ। बाकी बैटिंग ऑर्डरिंग का देखना पड़ेगा हमको। और बाकी सासा मलोनी के 9 मैच में केवल 6 विकेटें हैं, किम गार्थ के 12 मैच में 10 विकेटें हैं, सोफी डे के 6 मैच में 5 विकेटें हैं। तो बॉलर्स के जो आंकड़े हैं ना, जॉर्ज प्रेस्टविच 10 मैच पे 11 विकेट है, लेकिन इस आंकड़े पर आपको जाना नहीं है। तो बॉलिंग के जो आंकड़े हैं वो उतने बेहतर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन वेन्यू के आंकड़े अगर आप देख लें तो अपने इस होम ग्राउंड पर ये जो सारी प्लेयर्स हैं कैसा परफॉर्मेंस देती रही हैं वो डेटा आपके सामने से। मेग लैनिंग के इस मैदान पर 6 मैच 136 रन 27 का एवरेज है। बाकी दोनों के बारे में आपको क्लियर कट बता चुका हूं, जिसमें से इनेस मैक्योन का हेड टू हेड का डेटा अच्छा था। मारियन काप और इनको लेकर के तो कोई डाउट है नहीं है, नाबे सदरलैंड को लेकर के। डैनी गिब्सन ने यहीं पर एक मैच पर 10 रन बनाए हैं, 1 विकेट लिया है। और बाकी बॉलिंग में सासा मलोनी के 6 में 6 विकेट हैं, 9 में 9 विकेट हैं किम गार्थ के, सोफी डे के 9 मैच में 11 विकेट। इस तरीके की पिचेस पर स्पेसिफिकली सेकंड इनिंग की बॉलिंग में ये जो 9 मैच में 11 विकेट इन्होंने इस मैदान पर ली है ना, पहली इनिंग में हर 22वीं गेंद पर, लेकिन पहली सेकंड इनिंग में केवल 13 गेंद इनको लगी 1 विकेट निकालने में। तो वहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेजी गिब्सन के 4 मैच केवल 1 विकेट है, लेकिन सेकंड इनिंग की बॉलिंग हो तो इनके ऊपर आपको डाउट नहीं करना है, तब आप इनको सीधे लेके जा सकते हैं मेग लैनिंग की भी जगह पर। बाकी एला हेवर्ड है, जॉर्जिया प्रेस्टविच है और सोफी डे है, इनका भी सारा डेटा आप देख सकते हैं वेन्यू का। तो इसको देखने के बाद अगर आप वीकनेसेस पर आए बैटर्स की, बॉलर्स के बारे में आपने जान लिया, पिच के बारे में जान लिया, और साथ ही साथ बैटर्स के क्या नंबर्स हैं वो देख लिया, लेकिन बैटर्स जो सामने की टीम की बॉलिंग है उसके खिलाफ कैसा परफॉर्म करती रही हैं, प्लेयर बैटल में आपको देखने को मिलेगा। तो मेग लैनिंग की अगर हम बात करें तो एमांडा वेलिंगटन जो सामने की एक लेग स्पिन बॉलर हैं उन पर बढ़िया खेली है एक्चुअली। 46 गेंद पर 73 रन बना करके 2 बार आउट हुई हैं। तालिया मैग्रा पर बहुत अच्छा खेली है। इवन सोफी क्लेस्टन पर भी इनका 43 का एवरेज है, लेकिन मेगन सूट पर 6 बार आउट हुई है, केवल 126 रन बना करके, मतलब 21 का एवरेज। तो सबसे ज्यादा दिक्कत इनको किसी पर हुई है तो मेगन सूट पर। और उसी तरह से रीस मैकेना को देखेंगे तो इनके तो आंकड़े ही अपने पीछे देखे बहुत ही पुअर थे हर तरीके से। तो उसी वजह से हर एक बॉलर के खिलाफ आंकड़े भी, और इसको मैं रिपीट तो करूंगा नहीं, आप खुद देख सकते हैं, हर एक बॉलर के खिलाफ, चाहे वो एमांडा वेलिंगटन हो चाहे मेगन सूट हो, नंबर्स तो खराब हैं ही। इवन ऑफ स्पिन, लेग स्पिन और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, इस पर तो और भी ज्यादा आंकड़े पुअर हैं। तो ये चीज आपको यहां से क्लियर होगी। बाकी मारियान काप हैं, इनको भी अगर आप नंबर्स इंडिविजुअली देखें तो मेगन सूट ने काफी परेशान किया, इवन एमांडा वेलिंगटन ने भी। सोफी क्लेस्टन को फिर भी ठीक ठाक खेल गए हैं, लेकिन ओवरऑल लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग पर आंकड़े बहुत ही खराब है। 20 के भी नीचे का एवरेज है, 255 रन बना करके 234 गेंद पर 14 बार आउट हो चुकी हैं। और उसके बाद आती है सदरलैंड, ये भी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स। देखिए जो ऑर्थोडॉक्स लिखा हुआ है ना, इसका मतलब लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर, फिंगर स्पिनर, 246 गेंद पर 267 रन बना करके 12 बार आउट हुई हैं। इंडिविजुअली सोफी क्लेस्टन ने भी इनको काफी परेशान किया। वैसे भी ऑर्थोडॉक्स पर इनके आंकड़े खराब हैं ही, सोफी क्लेस्टन भी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर ही है। एमांडा वेलिंगटन ने एक बार तालिया मैग्रा ने, 2 बार मेगन सूट ने। तो मेगन सूट और सोफी क्लेस्टन 2 स्टैंड आउट परफॉर्मर एज ए बॉलिंग ऑप्शन दिखाई पड़ती हैं इस पूरी मेलबर्न स्टार की टीम की तरफ से, और वो दोनों निश्चित तौर पर एक सेफेस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन होंगी। और बाकी एमी जोन्स और डैनी गिब्सन के खिलाफ भी देखेंगे तो हमेशा एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर इनके खिलाफ काम में आती रही हैं। इवन ये दोनों ओवरऑल स्पिन ही अच्छा नहीं खेलती, जिसमें सोफी क्लेस्टन का नाम भी आपको दिखाई पड़ जाएगा, मेगन सूट का नाम भी आपको दिखाई पड़ जाएगा। तो ये थी मेलबर्न स्टार की टीम, उनका ओवरऑल एनालिसिस जो कि आपने पीछे देखा। लेकिन अब बारी है यहाँ पर एडिलेड स्ट्राइकर की टीम का, जहां से टैमी बेमोंट और लॉरा वुल्फार्ड
जिन्होंने भी वर्ल्ड कप के फाइनल में सेंचुरी लगाई, ये दोनों ओपन करेंगे मोस्ट प्रोबेबली। बाकी एली जॉन्स्टन है एक और राइट हैंडर, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का कॉम्बिनेशन होगा जो ओपनर। बाकी ब्रिजेट पैटरसन के विकेट कीपर बैटर, एमांडा वेलिंगटन एक ऑलराउंडर राइट हैंडेड बैटर है, लेग स्पिन बॉलर है। तालिया मैगरा कप्तान, ये भी राइट हैंडेड बैटर, राइट हैंड मीडियम पेस बॉलर है। जेमा बार्सबी है ऑफ स्पिन बॉलर। और बाकी यहाँ पर आते हैं सोफी क्लेस्टन, मेगन सूट, अनेसो मुसांगवे, जिम्बाब्वे से आती हैं लेग स्पिनर। और उसके बाद डार्सी ब्राउन। ये इनकी 4 मेन बॉलिंग ऑप्शन हैं जो अराउंड मिनिमम से मिनिमम 3 ओवर तो जरूर करेंगी, जिसमें ये एक लेग स्पिनर है, ये एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है, बाकी दोनों फास्ट बॉलर हैं। और बाकी तालिया मैगरा जरूरत पड़ी तो 1-2 ओवर कर देंगी। एमांडा वेलिंगटन भी आपको मिनिमम 3 ओवर के आसपास की बॉलिंग जरूर करते दिखाई पड़ेंगी। तो वेलिंगटन और बाकी ये तीनों जो नीचे, चारों जो नीचे की बॉलर हैं, ये 5 इनकी मेन बॉलिंग ऑप्शंस हैं। बाकी सारी की सारी, चाहे तालिया मैगरा हो चाहे जेमा बार्सबी हो, एज अ पार्ट टाइमर ही आपको बॉल करते दिखाई पड़ेंगे जरूरत पड़ने पर। बाकी ये इनका बेंच है और ये है इनके हर एक प्लेयर का करियर का डेटा, जिसके बारे में आपको मैं पीछे बता भी चुका था मेलबर्न स्टार्स की टीम की तरफ से, जब आपको मैं बता रहा था करियर का पूरा डेटा। तो उसको देखना कैसे है, समझना कैसे है, उसका यूज कैसे करना है, वो क्लियर कर चुका हूं। तो उस टाइम पर अगर आप एक्टिव रहे होंगे, उस वीडियो को स्किप नहीं किया है, तो चीजें समझ में आएंगी। बाकी पूरा डेटा आपके सामने, इसको रिपीट करने की जरूरत है नहीं। उसके बाद आते हैं रीसेंट फॉर्म की तरफ। तो यहां से कुछ चीजें क्लियर करें तो टैमी विमॉन्ट का रीसेंट फॉर्म वो काफी बेहतर रहा है, लास्ट मैच को छोड़ दें। और इवन लॉरा वुल्फार्ड का तो आपको मैंने बताया, वर्ल्ड कप के फाइनल में, सेमीफाइनल में जबरदस्त सेंचुरी और टॉप स्कोरर्स में से एक रही थी वर्ल्ड कप में, जो भी ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ इंडिया में, जहां पर साउथ अफ्रीका रनर अप रहे, इंडिया ने जीता। तो दोनों जबरदस्त फॉर्म में इनकी, दोनों के दोनों ओपनर्स। बाकी एली जॉन्स्टन की बात करें तो इनका फॉर्म उतना बेहतर है नहीं, इर्रेगुलर नंबर्स इनके दिखाई पड़ेंगे आपको, जो कि दिखाता है कि कंसिस्टेंसी है नहीं। ब्रिजेट पैटरसन के जो विकेट कीपर बैटर हैं, नंबर्स तो इनके भी आपको अच्छे दिखाई नहीं पड़ेंगे, लेकिन ओवरऑल इस पूरी बैटिंग यूनिट में अगर मैं बात करूं तो इन दोनों ओपनर्स के बाद वन ऑफ द बेस्ट कोई एक और प्लेयर आएगा जिसको कर सकते हैं, तो वो ब्रिजेट पैटरसन ही है। चूंकि एमी जोन्स सामने की टीम की तरफ से विकेट कीपिंग बैटिंग ऑप्शन, अगर वो ऊपर आती है बैटिंग करने, ओपन करने या नंबर 3 पर, तब तो वो बेस्ट है विकेट कीपिंग सेक्शन में से। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो ब्रिजेट पैटरसन को ही आपको अपनी टीम में रखना है, ये चीज काफी हद तक आप ध्यान रखिएगा। बाकी एमांडा वेलिंगटन को लेकर के भी कोई क्वेश्चन आपको करना है नहीं, नंबर्स आपके सामने हैं जो कि बहुत ज्यादा इंप्रेस नहीं करेंगे, लेकिन निश्चित तौर पर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर टीम के हैं, जो 3 से 4 ओवर की बॉलिंग, नंबर 4 या 5 पर बैटिंग करते दिखाई पड़ेंगे। तालिया मैगरा थोड़ा नीचे आती हैं, लेकिन देखना पड़ेगा कहां पर आएंगी, कितनी बॉल करेंगी, इस वजह से थोड़ा सा एक ट्रम्प ऑप्शन के तौर पर ही आप इनको ट्राई करेंगे। सेम चीज जेमा बार्सबी को लेकर के भी होगी, लेकिन सोफी क्लेस्टन बढ़िया फॉर्म में है। मेगन सूट के बारे में आप पीछे ही देख चुके हैं प्लेयर बैटल में, हालांकि रिसेंट के नंबर्स उतने अच्छे नहीं है, लेकिन स्टिल एक वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट ऑप्शन है इस टीम के। और सेम तरीके से अनेसु मुसांगवे, जिनके नंबर्स आपको अच्छे दिखाई नहीं पड़ेंगे रिसेंट टाइम के, लेकिन एक लेग स्पिनर के तौर पर और जंक्शन ओल के मैदान पर ये सबसे सेफर ऑप्शन है जब बॉलर। तो ये तीनों के तीनों जो बॉलर हैं, ऊपर से 4 जो बैटर है, जिसमें से निश्चित तौर पर ब्रिजेट पैटरसन या एमी जोन्स सामने की टीम की तरफ से कोई एक विकेट कीपर आपको रखना है। तो ये 2 सबसे बेस्ट ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं। बाकी बेंच की जो प्लेयर्स हैं उनका भी रिसेंट फॉर्म आप देख सकते हैं, हालांकि इसमें से अगर कोई खेलता भी है ना प्लेइंग इलेवन में, तो स्मॉल लीग के लिए तो मैं प्रेफर नहीं करूंगा। सिर्फ वो सारे प्लेयर ट्रम्प ऑप्शन के तौर पर ग्रैंड लीग की अलग अलग टीमों में, एक टीमों में रोटेट होकर के आ सकती हैं। बाकी हेड टू हेड के आंकड़े अगर आप देखें तो टैमी विमॉन्ट के बहुत ही खराब हैं। मेलबर्न स्टार के खिलाफ 12 मैच में 214 रन, केवल 18 का एवरेज है, लेकिन लॉरा वुल्फार्ड का एवरेज है 28 का ही एवरेज है एली जॉन्स्टन का भी, लेकिन 3 ही मैच है। लेकिन मैं एली जॉन्स्टन के ऊपर प्रेफर करूंगा टैमी विमॉन्ट को ही, ये बात क्लियर कर दूं। बाकी ब्रिजेट पैटरसन के आंकड़े भी काफी ठीक ठाक से हैं और एमांडा वेलिंगटन के नंबर्स आपको अच्छे दिखाई पड़ेंगे ही, ये आपको मैं बता चुका हूं क्लियरली। बाकी तालिया मैगरा जिस तरीके के प्लेयर हैं, जो इनका रोल है, उसी तरीके के आंकड़े भी हैं, और सेम वही जेमा बार्सबी के साथ भी, जो कि पार्ट टाइमर ही है जब बॉलर। बाकी सोफी क्लेस्टन के 4 मैच में 6 विकेट हैं, मेगन सूट के 18 मैच में 19 विकेट, अनेसु मुसांगे और डार्सी ब्राउन स्टिंग के खिलाफ खेली नहीं है। बेंच के प्लेयर भी जो खेली उनका कुछ खास इंपैक्ट रहा नहीं है, तो उसी तरीके के आंकड़े भी आपको दिखाई पड़ेंगे। बाकी वेन्यू पर परफॉर्मेंस की बात करें तो जंक्शन ओवल के इस मैदान पर टैमी विमॉन्ट के नंबर्स काफी बढ़िया है, 29 का एवरेज है, लेकिन यहाँ पर लॉरा वुल्फार्ड बिल्कुल फ्लॉप रही है, इवन एली जॉन्स्टन भी और इवन ब्रिजेट पैटरसन भी। यहाँ पर एमांडा वेलिंगटन के 2 मैच में 3 विकेट हैं। यहाँ पर तालिया मैगरा ने अच्छा काम किया, 3 मैच को 105 रन, 52 का एवरेज। प्रेफरेंस आपको जब मैं देने को कहूंगा ना, पहली इनिंग की अगर बैटिंग है तो निश्चित तौर पर टैमी विमॉन्ट और लॉरा वुल्फार्ड आपकी टीम में होनी चाहिए, लेकिन तब आप तालिया मैगरा को भी लेके जा सकते हैं। लेकिन तालिया मैगरा को लेने का मतलब है कि ब्रिजेट पैटरसन को आपको करना पड़ेगा ड्रॉप और लेना पड़ेगा सामने से एमी जोन्स को, तो ये एक फैसला आपको करना पड़ेगा। तो दोनों ओपनर्स के साथ ब्रिजेट पैटरसन और तालिया मैगरा भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, प्लस यहाँ पर एमांडा वेलिंगटन तो होंगी ही, और बाकी सोफी क्लेस्टन, मेगन सूट और मुसांगवे, इनके भी आंकड़े आप देख लीजिए ठीक ठाक हैं। बॉलिंग किस इनिंग की है, सेकंड इनिंग में स्पिनर्स इंपॉर्टेंट हैं, पहली इनिंग में पेसर्स इंपॉर्टेंट है, ये चीज आप जान चुके हैं। बाकी प्लेयर बैटल में देखें तो टैमी विमॉन्ट जो सामने की बॉलिंग है
उसके खिलाफ मारियान कापर तो बहुत ही ज़्यादा देखें तो फेलियर्स इनके रही है। 72 गेंद पर 46 रन बना करके 4 बार, एनाबे सदरलैंड पे 24 गेंद पर 19 रन बना करके 1 बार, डैनी गिब्सन पर 1 बार 22 रन बना करके, किम गार्थ पर तो 49 गेंद पर 26 रन बना करके 2 बार, और ओवरऑल लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पर तो 13 बार 256 रन बना करके 20 के नीचे का एवरेज है। तो किसी भी बॉलर के खिलाफ आंकड़े अच्छे है नहीं। तो किसी को रिस्क लेकर के अगर आपको ड्रॉप करना भी है ना टॉप ऑर्डर से, तो टैमी बेमोंट हो सकते हैं। इवन लॉरा वुल्फार्ड के भी नंबर्स अगर आप देखें तो मारियन कापर तो फिर भी थोड़े से एवरेज आंकड़े हैं, मेजी गिब्सन पर खराब है, सदरलैंड पर आंकड़े भी काफी एवरेज हैं, डैनी गिब्सन पर भी ठीक ठाक है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पर ओवरऑल आंकड़े इनके एबव एवरेज आप कह सकते हैं, लेकिन फिर भी 20 के ऊपर का ही एवरेज है, 21 के आसपास का एवरेज है। तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग ओवरऑल इनको परेशान करती है, लेकिन बाकी ओवरऑल सभी के खिलाफ एबव एवरेज है, खेलती रही हैं। तो दोनों ओपनर्स में से किसी को ड्रॉप करना है तो टैमी बेमोंट ज्यादा बेहतर होगा कि उनको आप ड्रॉप करें, हालांकि रिस्क उसमें भी इन्वॉल्व है। बाकी एमांडा विलिंगटन के आंकड़े आप देख लीजिए, तालिया मैकग्रा के आंकड़े देख लीजिए। हालांकि इन आंकड़ों को मैंने प्लेयर बैटल के वो वैल्यू दूंगा नहीं, क्योंकि ये दोनों के दोनों अलग वैल्यू लेकर के आती है अपनी बॉलिंग से भी और अपने रोल से भी। तो इन दोनों को तो सीधे टीम में आप रख सकते हैं, और तालिया मैकग्रा को कब रखना है ये भी आपको मैंने भी पीछे क्लियर किया है। और बाकी जो भी फाइनल टीम आज के इस मैच की बनेगी, जो भी अभी अपने एनालिसिस देखी उसकी बेसिस पर ये तो क्लियर है कि मेलबर्न स्टार की टीम थोड़ा सा अपर हैंड लेकर के आती है ओवरऑल फिगर्स की बेसिस पर, और उनका होम ग्राउंड भी है उसकी भी बेसिस पर। लेकिन टॉस का एक बड़ा रोल होगा, क्योंकि आसमान पर बादल होंगे। तो क्या अपडेट होगा टॉस को लेकर के वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बताऊंगा, पिच कैसी है वो आपको मैं टेलीग्राम व्हाट्सएप पर बताऊंगा, और अपनी फाइनल टीम भी बता दूंगा। तो लिंक आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप का इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन कमेंट है वहां पर देखने को मिलेगा, जाकर के क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए। बाकी वीडियो शुरू से अंत तक पूरा देखिए, वो सबसे जरूरी है, और अपनी टीम खुद से बनाइए। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर करते हैं खत्म, चलते हैं, नमस्कार।